योगी कथामृत प्रकरण 4 भाग 2। अमर, हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जतिनदा का निष्ठुर प्रयाण अनिष्ट सूचक संकेत है। विफल होना ही इस यात्रा की नियति है। यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम। एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा को भी तुम सह नहीं सकते। अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताए जाने पर मेरा मन शांत हुआ। हमने बर्दवान के सुविख्यात सीता भोग और मोतीचूर का नाश्ता किया। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन मुगल सराय में गाड़ी बदलते हुए जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। अमर, संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना पड़े। मैं अपने भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं जब उनसे बात करूं तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं। इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। उसने एक तार पत्र हिलाकर मुझे दिखाया, जिसका आशय मैं तुरंत समझ गया। क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो? जी नहीं। मैं प्रसन्न था कि उसके चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी। मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि दैवीय वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वह अधिकारी अमर की ओर मुड़ा। उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का जो द्वंद्व हुआ, उसे सुनते हुए निर्विकार गंभीर्य बनाए रखने के अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिनतर होता गया। अधिकारी ने अपनी आवाज में डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो अपने अधिकार को पूरी तरह ध्वनित करते हुए पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? चलो सच बोलो। साहब, आपने चश्मा पहना हुआ है, क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल दो ही हैं? अमर धृष्टता पूर्वक मुस्कुराया। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि एक तीसरा लड़का निकाल दूं। अधिकारी ने इस धृष्टता से स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैंतरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे थॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता की संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? मैं उसे थॉमसन कहता हूँ। अब तो अंदर ही अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा, जो भगवान की दया से प्रस्थान करने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर भी उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे ही चला आया, जो अब उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसने शिष्टता पूर्वक हमें यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डिब्बे में आराम से बिठा दिया। स्पष्ट था कि दो अर्ध अंग्रेज बालकों को हिंदुस्तानियों के डिब्बे में यात्रा करते देखना उसके लिए कष्टदायक था। उसके वहां से विनय पूर्वक प्रस्थान के बाद मैं सीट पर लेट गया और जोर जोर से हंसता रहा। एक अनुभवी अंग्रेज अधिकारी को बुद्धि चातुर्य में मात देने का आनंदपूर्ण संतोष अमर के चेहरे पर व्याप्त था। प्लेटफार्म पर मैंने तार को चोर दृष्टि से पढ़ लिया था। तार मेरे भाई अनंत का था। उसमें लिखा था, यूरोपियन पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपया रोके रखें। आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराजगी थी। मेरे भैया को अवश्य ही वहाँ ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया होगा। मेरे मित्र ने झेप कर इस डांट को स्वीकार किया। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके, जहाँ द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजी एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हमें रोक रखने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमने यह पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया था। पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और मैं अर्धनिद्रित अवस्था में था, तब पूछताछ करते एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी थॉमस और थॉमसन नामों के इंद्रजाल में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया।
हमें अपनी ओर बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारा पहला काम था देशी पोशाक धारण करना, क्योंकि अनंतदा को किसी प्रकार हमारे यूरोपियन छद्मवेश का पता लग गया था। पकड़े जाने का पूर्वाभास मेरे मन पर बोझ बन रहा था। हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेक संतों की चरण रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के टिकटें खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया था, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने पुकार कर उसे रोक लिया। वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सारे पैसे ले लिए। उसने शिष्टता पूर्वक यह स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें वहां रोक कर रखना उसका कर्तव्य था। यह जानकर कि इन दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। मैं देख रहा हूँ कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हमें सिर्फ यह ही ज्ञात था कि तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का छद्मवेश धारण कर घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा। जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ।